हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे PT 365 जो कि हमारी इकॉनमी की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है, ये हमारा 6 पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेस्ट ऑफ द पार्ट। आई होप कि आप लोग पहले की भी देखते आ रहे हो, नहीं देख पा रहे हो तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, जो प्रीवियस ईयर की मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ। इकॉनमिक ग्रोथ इज़ यूजुअली कपल्ड विथ, यानी कि अगर इंडिया में ऑल ओवर द कंट्री में कहीं पे भी किसी भी कंट्री की अगर इकॉनमिक ग्रोथ होती है तो उसको हम लोग किस चीज़ के साथ देखते हैं? क्या डिफ्लेशन के साथ देखते हैं, इन्फ्लेशन के साथ देखते हैं, स्टैगफ्लेशन के साथ देखते हैं, या फिर हाइपर इन्फ्लेशन के साथ देखते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर तो हमारा बी हो गया, इन्फ्लेशन। इट मीन्स कि इन्फ्लेशन क्या कि महंगाई, यानी कि हमारे कंट्री में आप सिर्फ इंडिया का सपोज करके चलो तब चीज़ों को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो हमारे यहाँ ग्रोथ होता है, तो ग्रोथ के साथ साथ आप देखो कि हमेशा ये देखा जाता है कि इन्फ्लेशन मेंटेन्ड है कि नहीं, है कि नहीं। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, डिमांड सप्लाई मिसमैच हो जाते हैं। इकॉनमिक ग्रोथ तभी होगा जब डिमांड और सप्लाई जो है वो बिल्कुल सही तरीके से चलेंगे। लोगों की जो डिमांड है वो पूरी करने के लिए सप्लाई भी उसी हिसाब से होना चाहिए। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम हो गया तो मार्केट में उस सामान की प्राइस बढ़ जाती है, तो इन्फ्लेशन जो है वो आपका बढ़ जाता है। अभी इन्फ्लेशन का टारगेट कितना रखा गया? 4 है, ±2 है। इट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 6 होना चाहिए और कम से कम यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो इस तरीके का हमारे यहाँ इन्फ्लेशन का टारगेट रखा जाता है। तो इकॉनमिक ग्रोथ को हमेशा देखा जाता है कि उस कंट्री की इन्फ्लेशन कितनी है, ठीक है। डिफ्लेशन क्या होता है कि एकदम से कम हो जाना, मतलब कि सामान बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाना, एकदम आपका जो है ना महंगाई पूरा घट जाना। तो ये भी एक अच्छा आपको सिनेरियो देखने को नहीं मिलेगा। एक मेंटेन्ड होना चाहिए हमेशा मार्केट में, ठीक है। स्टैगफ्लेशन है, स्टैगफ्लेशन का ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे आपका अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाना, यानी कि बेरोज़गारी भी बढ़ जा रहा है और इन्फ्लेशन की भी रेशियो बढ़ जाना। ये एक ऐसा खतरनाक सिचुएशन होता है किसी भी कंट्री की अर्थव्यवस्था में जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो भी बढ़ रही है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग स्टैगफ्लेशन कहते हैं। हायर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? तो हाइपर इन्फ्लेशन कहने का मतलब होता है, तो इसको एक अलग से समझिए थोड़ा सा ध्यान देकर कि हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है। हाइपर इन्फ्लेशन एक तरीके का आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज की जो प्राइस है वो 50% से भी ज़्यादा बढ़ जाए एक मंथ में। सिर्फ एक मंथ में अगर 50% से भी ज़्यादा बढ़ जाए, जस्ट सपोज़ कि आप ब्राउन ब्रेड खरीदते हो तो आज के डेट में वो 30 रुपीज़ में है, ठीक है। तो ये और ज़्यादा बढ़ जाए, 50% से भी ज़्यादा इसका दाम बढ़ जाए, यानी कि आप समझो कि 45 रुपये हो जाए इसका, ठीक है, आधा से भी ज़्यादा। तो ये क्या हो गया कि हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा बढ़ जाना, दाम बढ़ जाना। अब ये कब होता है? तो ये तब होता है जब कंट्री की जो सरकार है ना वो मनी को प्रिंट करना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि वो अपने खर्चे को पे कर सके। जैसे कि ये कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमारे यहाँ जो डेफिसिट आपको देखने को मिलता है, फिजिकल डेफिसिट, इट मीन्स कि हमारी सरकार जो है खर्चे बहुत ज़्यादा करती है, उस तरीके का रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता है। तो क्यों नहीं उस खर्चे को ओवरकम करने के लिए हम लोग की सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा नोट प्रिंट कर दे। तो ज़्यादा से ज़्यादा नोट प्रिंट करने के बावजूद भी जो है ना, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो फिजिकल डेफिसिट है वो कम्प्लीटली हमारा ख़त्म हो जाएगा। वो तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा जो है ना एक हाइपर इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन भी अराइज़ हो जाएगी। तो ये अराइज़ हो जाता है जब कोई भी कंट्री के सरकार वहाँ पर अपनी इस खर्चे करने के लिए क्या करते हैं कि अपने ही कंट्री में अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो करेंसी है उसको वो प्रिंट करने लगते हैं। तो ये एक सही स्टेप नहीं होता है। इसलिए कई बार आपके भी माइंड में ये दिमाग में आता होगा कि ऐसा सरकार तो कर सकती है ना कि नोट छापकर जो है अपना जितना भी कर्जा है उसको ख़त्म कर दे, लेकिन ये नहीं होता है क्योंकि ये एक अलग तरीके का प्रॉब्लम अराइज हो जाता है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट अपनी मनी सप्लाई इंक्रीज़ करती है वैसे प्राइसेस भी राइज होते जाता है। ये रेगुलर इन्फ्लेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। इसके लिए डिटेल से अगर आप चाहोगे तो अलग से मैं वीडियो बना दूंगी। अभी इस तरीके के सिनेरियो को समझिए। स्टैगफ्लेशन अभी बताइए, जिसमें कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट की रेशियो भी बढ़ रही है, जीडीपी घट रहा है, रिसेशन हो रहा है। रिसेशन कहने का क्या मतलब होता है कि जैसे आपका 2-3 जो क्वार्टर होते हैं ना, 2-3 क्वार्टर जो होता है उसमें अगर लगातार हमारी जीडीपी डाउन होते जाए, एक क्वार्टर में आपको 3 मंथ देखने को मिलेगा, तो लगातार 6 या 9 मंथ तक अगर हमारे यहाँ की इकॉनमिक ग्रोथ डाउन होते जाए तो उसको हम लोग रिसेशन वाली कैटेगरी कहते हैं। पुअर इम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। तो इस तरीके की जो सिचुएशन अराइज होती है किसी भी इकॉनमी में तो वो स्टैगफ्लेशन कहलाता है। उसके अलावा आप देखो कि डिफ्लेशन, तो डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन होता है कि जब बहुत ज़्यादा सामान जो है वो आपका मार्केट में अवेलेबल है,
जब प्रोडक्टिविटी ऑफ गुड्स रहेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज रहेंगे, तो इससे क्या होता है कि उस गुड्स की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो उस समय आपको देखने को मिलेगा कि डिफ्लेशन वाली सिचुएशन आ गई, यानी कि हम लोग जैसे लोगों की डिमांड भी नहीं है और सप्लाई भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो एक अगेन एक मिसमैच हो गया। तो इस केस में आपका क्या होता है, डिफ्लेशन होता है। ओके, ये क्वेश्चन हो गया, इसमें आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। सेकंड आते हैं 2012 में पूछा गया है कि कौन कौन सी यहाँ पे फॉलोइंग स्टेटमेंट है जो कि एफडीआई में इंक्लूड है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि बाहर के जो इन्वेस्टर है वो हमारे इंडियन कंपनीज़ में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो भी डिफरेंट फॉर्म में। जैसे कि कंपनीज़ की अगर सब्सिडीज़ है तो ज़रूर हो सकता है। मेजॉरिटी अगर फॉरेन इक्विटी होल्डिंग है इंडियन कंपनीज़ में तो ये भी एफडीआई में इंक्लूड है। और कंपनीज़ जो कि एक्सक्लूसिवली फाइनेंस किया जा रहा है फॉरेन कंपनीज़ के द्वारा, तो फॉरेन कंपनीज़ के द्वारा अगर हमारे इंडियन कंपनीज़ जो है वो यहाँ पे फाइनेंस की जा रही है और वो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के द्वारा, तो ये भी एफडीआई में ही इंक्लूड है। बट यहाँ पे जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे एफडीआई के अंदर नहीं आता, ये एफपीआई के अंदर आता है, जिसे हम लोग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो वहाँ पे एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने का उस तरीके का अधिकार है यहाँ पे एफडीआई के थ्रू नहीं। अब जो हमारे कंट्री में एफडीआई आती है ना, उसका दो रूट है, एक तो होता है ऑटोमेटिक रूट और एक होता है गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर्स जो है ना वो ऑटोमेटिकली बिना किसी गवर्नमेंट के अप्रूवल के जिस फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट रूट में क्या होता है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूवल लेना होता है और फिर उसके बाद वो पर्टिकुलर सेक्टर्स में पर्टिकुलर फील्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, फोर्थ वन इज़ इनकरेक्ट। तो 4 एलिमिनेट कीजिएगा, तो आप देखो एक भी ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट करते हो तो आपका 50-50 में यहाँ पर आप अटक जाओगे। फिर उसके बाद अपना जो है इंटेलिजेंस गेस लगा के, एलिमिनेशन लगा के फर्दर आप लोग क्वेश्चन तक पहुँच सकते हो। अब नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए है, 2011 में पूछा गया है कि वाई इज़ द ऑफरिंग ऑफ टीजर्स लोन्स बाय कमर्शियल बैंक एक इकोनॉमिक कंसर्न का कॉज बन चुका है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि टीजर लोन्स जो है इसको कंसीडर किया जाता है कि सब प्राइम लेंडिंग का एक आस्पेक्ट है, बैंकों का एक आस्पेक्ट है, जो कि आगे चल के ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्टर्स निकल कर आ सकते हैं, यानी कि एक तरीके का लोन है जो कि वापस आने के उम्मीद में नहीं है। सेकेंड है कि इंडिया में जो टीजर लोन है ये मोस्टली यहाँ पे इनएक्सपीरियंस्ड इंटरप्रेन्योर्स को दिया जाता है जो कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या एक्सपोर्ट यूनिट को सेटअप कर रहे हैं। तो टीजर लोन के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अगर आप हमारे विजन आइज के टेस्ट सीरीज़ के साथ वो वाले प्रोग्राम में अगर आप जॉइंट हो तो उसमें भी इनसाइट आईएएस की हम लोग जनवरी मंथ की जो क्विज़ देखे थे, डेली क्विज़ आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करती हूँ, तो उसमें भी हम लोग क्विज़ देखे थे इकॉनमी मंथ की, तो वहाँ पे हम लोग टीजर लोन को डिस्कस किए थे। तो इस तरीके की बहुत सारी टॉपिक ऐसी होती है जो कि विजन आइज मैगजीन में नहीं होता है और वो आपको दूसरे मैगजीन के क्विज़ में देखने को मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। एक अच्छा सजेशन यही होता है कि जिस भी आप लोग इंस्टीट्यूशन की अगर मैगजीन फॉलो करते हो तो उसी इंस्टीट्यूट की आप लोग टेस्ट सीरीज़ भी फॉलो करो, तो उससे क्या होता है कि एक हॉलिस्टिक आपका जो है प्रिपरेशन हो जाता है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग मेल कर सकते हो, आपको फर्दर डिटेल्स बताए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताना है इसका। सेकंड क्वेश्चन है आज का कि इंडिया में इनमें से कौन सा फॉलोइंग बैंक है जिसमें हाईएस्ट शेयर है क्रेडिट को डिस्पर्स करने का, वो भी एग्रीकल्चर में और एग्रीकल्चर से एलाइड सेक्टर में। तो कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो हर एक तरीके की बैंक हमने पढ़ा है, थर्ड या फोर्थ लेसन में हम लोग पढ़े थे, तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अब आते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक पे जो कि है मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। कहने का मतलब है कि जो सरकार की डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट कहने का मतलब है कि जब खर्चे जो है बढ़ जाए और रेवेन्यू आपके पास ना हो, तो सरकार के पास कुछ ऐसे ही होता है कि सरकार अपनी खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ा कर रखती है, बहुत जगह स्पेंडिंग करते हैं, लेकिन उनकी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाती उस हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए आरबीआई गवर्नर जो कि हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है सी रंगराजन, इनके द्वारा काफ़ी अच्छा सजेशन दिया जाता है। ये वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं। तो अगर आप लोग पेपर 3 में कुछ भी आंसर लिखते हो इकोनॉमी से रिलेटेड, तो अगर आप लोग को रंगराजन जी की कोई बात याद आती है ना, तो उसको आप लोग वहाँ पे कोट कर सकते हो। तो इनके द्वारा कहा गया, ये कॉन्सेप्ट इनके द्वारा बताया जा रहा है। तो पहले समझते हैं कि मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट कहने का क्या मतलब है। जैसे सरकार की इनकम उस तरीके की नहीं है लेकिन खर्चे बढ़ गए, तो ये डेफिसिट को फाइनेंस दो तरीके से किया जा सकता है। या तो सरकार मार्केट से बोरो कर ले, जो कि अधिकतर सरकार यही स्टेप उठाती है, या फिर यहाँ पे आरबीआई के थ्रू जो है ना इसको मोनेटाइज कर दे अपने डेफिसिट को। मोनेटाइज कहने का क्या मतलब है कि आरबीआई से जो है पैसा ले ले और अपना डेफिसिट जो है उसको ख़त्म कर दे। तो दो तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एक तो यहाँ पे क्या होता है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन और एक होता है इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन में क्या हो जाए कि आरबीआई जो है करेंसी प्रिंट कर दे और सरकार को दे दे, और लेकिन फ्री में तो देंगे नहीं, उसके बदले में सरकार से एक बॉन्ड ले ले। तो बॉन्ड लेते जाए और करेंसी
प्रिंट करके देते जाएं। तो इससे एकदम श्योर है कि सरकार की जो डेफिसिट है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इससे एक और पॉइंट अराइज होगा जो कि अभी हमने डिस्कस किया, हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन अराइज हो जाएगी मार्केट में, फिर उसको कौन टैकल करेगा, है कि नहीं। तो इसलिए वो बहुत डेंजरस सिचुएशन अगर हो जाता है हमारे मार्केट में। इसलिए सरकार इस चीज़ से बचती है कि एटलीस्ट सरकार की जो डेफिसिट है वो फार बेटर है। अगर मार्केट में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया तो उसको फिर रोकना मुश्किल हो जाता है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमारी सरकार जो है ये स्टेप नहीं उठाती है। बट सेकंड स्टेप भी है जिसको हम लोग इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन कहते हैं। इट मीन्स कि आरबीआई जो है ना ही यहाँ पे पैसे तो प्रिंट करेगी लेकिन डायरेक्ट जो है सरकार को नहीं देगी। तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, इस मेथड के अंदर क्या होगा ना कि सरकार जो है वो बॉन्ड इशू करे। देखिए सरकार के पास जब भी पैसे की कमी होती है तो सरकार बॉन्ड इशू करती है जिससे कि वो कोई खरीदे तो उनके पास पैसे आए, और सरकार के पास अगर पैसे ज़्यादा होता है तो वो क्या करते हैं कि बॉन्ड को खरीद लेती है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे क्या करेगी कि सरकार बॉन्ड को इशू करेगी, वो भी प्राइमरी मार्केट में, और आरबीआई इसको खरीद लेगा, लेकिन आरबीआई उसी अमाउंट में खरीदेगा जितना का बॉन्ड इशू हुआ है, और वो सेकेंडरी मार्केट से खरीदेंगे, और वो भी कहाँ, तो OMO के फॉर्म में, ओपन मार्केट ऑपरेशन के फॉर्म में यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट से परचेज किया जाएगा। तो ये हो गया इनडायरेक्टली, प्राइमरी मार्केट में वो अपने बॉन्ड को इशू करेंगे, सेकेंडरी मार्केट में वो OMO के तहत जो है अपनी बॉन्ड को वो आरबीआई उसको परचेज कर लेगी। तो OMO क्या होता है, ये एक ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ऐसा मार्केट है जहाँ पे GSEC जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ है उसका सेल और परचेज होता है। तो यहाँ पे जो GSEC है उसको परचेज कर लेगी आरबीआई, और उसके बदले में पैसे जो है ना वो यहाँ पे सरकार को दे दिया जाएगा। सो दिस इज़ इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन है, और इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन इज़ वन ऑफ द इट इज़ कंसीडर्ड एज द वन ऑफ द ब्रिलियंट स्टेप। तो ये चीज़ें होती हैं। अब हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखते हैं कि एक्चुअली ये मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट निकला कहाँ से। तो मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट जो है पहली बार इंडिया में प्रैक्टिस किया गया था, वो भी 1997 में, जहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑटोमेटिकली मोनेटाइज कर देती थी, यानी कि सेंट्रल बैंक जो है प्रिंट करके मनी वो गवर्नमेंट की जो डेफिसिट थी उसको सही तरीके से मोनेटाइज कर देते थे। या फिर यहाँ पे एडहॉक जो ट्रेजरी बिल है, टी बिल जिसको कहते हैं, जो कि आपका 3 तरीके का आता है एक साल के अंदर। शॉर्ट टर्म अगर यहाँ पे आपको इशू करना है तो यहाँ पे टी बिल इशू किया जाता है, और वो भी एडहॉक इन नेचर है, यानी कि जब ज़रूरत पड़ा तब आपका यहाँ पे इशू किया गया, जब ज़रूरत खत्म हो गया तो उसको बंद कर दिया गया। 1994 से 1997 के बीच में 1997 के बीच में आप देखो तो 2 एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया था सरकार और आरबीआई के बीच में, जो कि कम्प्लीटली फेज आउट करना था, और ये कम्प्लीटली फेज आउट किया गया था एडहॉक ट्रेजरी बिल के द्वारा। बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट है, इट मीन्स कि FRBM एक्ट है 2003 में, जिसमें कि आरबीआई को यहाँ पे कम्प्लीटली रोका गया कि आप इस तरीके का काम नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद ये जो FRBM एक्ट है ये इसको अमेंड किया गया था अगेन 2017 में, जिसमें एक एस्केप क्लॉज था, और इसमें परमिट किया गया था मोनेटाइजेशन का, डेफिसिट को मोनेटाइजेशन का यहाँ पे क्लॉज रखा गया था। कहने का मतलब है कि एस्केप क्लॉज है, यानी कि आप बाहर भी निकल सकते हो, लेकिन यहाँ पे परमिट किया गया है कि मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट हो सकता है, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझिए। अब यहाँ पे समझिए कि मनी सप्लाई का मेजर्स क्या क्या है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, MO, M1 और M3, M2, M4 ये सब। MO है जो कि आप देखो रिजर्व मनी इसको कहते हैं, और इसको हम लोग हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं, मॉनेटरी बेस हो गया, बेस मनी हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोग MO को कह सकते हो, M0 को कह सकते हो। इसमें क्या होता है कि करेंसी इन सर्कुलेशन, जितना आप देखो कि मार्केट में करेंसी है, और साथ ही साथ बैंकर्स का जो डिपॉजिट है आरबीआई के साथ, जितने भी बैंक है उसकी जो डिपॉजिट है आरबीआई के साथ ही साथ डिपॉजिट जो कि आरबीआई के साथ कुछ और भी डिपॉजिट यहाँ पे आरबीआई के साथ है, तो उसको M0 कहते हैं, यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ मनी जो कि रिजर्व्ड इन नेचर है। तो रिजर्व क्या है कि आप लोग जैसे बैंक भी जो आरबीआई के साथ मनी को डिपॉजिट करके रखते हैं तो वो रिजर्व हो गया, उसको फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं किया जा सकता, ओनली इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। जब बैंकों के पास पैसे की कमी होती है तब आरबीआई वो सारे अलाउ करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अदर डिपॉजिट भी है, और साथ ही साथ आप देखो कि रिजर्व मनी है, इट मीन्स कि जो सर्कुलेशन है करेंसी का जो सर्कुलेशन है वो भी M0 के अंदर आता है। नैरो मनी कहते हैं इसको, M1 को। तो नैरो मनी कहने का मतलब है कि एकदम आया और गया, जैसे हमारे हाथ में मनी है, पब्लिक के हाथ में जो आपको करेंसी देखने को मिलता है, आज हमारे पास है कल नहीं रहेगा। ठीक है, हम लोग उसका फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। साथ ही डिमांड डिपॉजिट है, हमारा भी जो है बैंकों में डिमांड डिपॉजिट करते हैं। तो वो डिमांड डिपॉजिट क्या है कि जब डिमांड आया तब हम लोग पैसा निकालिए, जब डिमांड नहीं है तो फिर हम लोग पैसे को डिपॉजिट कर दिए। तो ये नैरो हो गया, है कि नहीं। नैरो मनी मतलब कि आया पैसा और गया पैसा। तो 2 तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एक तो है कि हमारा
हमारे पास पैसा है, और दूसरा है कि डिमांड डिपॉजिट जो कि बैंकिंग सिस्टम में करते हैं, और तीसरा है कि अदर डिपॉजिट जो कि आरबीआई के साथ करते हैं। ठीक है, दूसरा भी है M2 है, इसको भी हम लोग नैरो मनी कहते हैं। तो इसमें भी वो सारा आता है जो कि M1 में है। साथ ही सेविंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स में अगर आप सेविंग डिपॉजिट भी करते हैं तो उसको भी नैरो मनी कहते हैं। ब्रॉड मनी आ गया M3 में वो सारी चीज़ें होगी जो कि M1 में होगा, लेकिन टाइम डिपॉजिट यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम के साथ होगा। एक टाइम के बाद ही आप उसको जो है, जब मैच्योर होगा तभी आप उसको पैसे को ले सकते हो। M4 है जिसमें कि M3 की सारी क्राइटेरिया है, और इसमें है कि ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे सेविंग बैंक, यानी कि सारे डिपॉजिट जो कि पोस्ट ऑफिस में किया जाता है सेविंग बैंक्स में, तो वो इंक्लूड है आपका M4 में। तो जो सेविंग पोस्ट ऑफिस की बातें आती है वो आपका M2 और M4 में है। साथ ही डिमांड डिपॉजिट आपका M1 में है, और टाइम डिपॉजिट आपका M3 में है। तो इस तरीके से आप लोग कुछ भी यहाँ पे निमोनिक्स बना के अपना याद रख सकते हो। अब यहाँ पे आप देखो M0 है, M0 में यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट अगर हम लोग ऐड कर देते तो ये M1 हो जाता है। अब M1 से ये M2 आता है और M3 आता है। M2 तब आएगा जब यहाँ पे आप पोस्ट ऑफिस में अपना डिपॉजिट करोगे, और M3 तब आएगा जब यहाँ पे टाइम डिपॉजिट होगा। ठीक है, और टाइम डिपॉजिट हो गया तो M3 में सारे डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस में, फिर वो M4 बन जाता है। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है रिस्क प्रोविजनिंग अकाउंट ऑफ आरबीआई। तो यहाँ पे रिस्क प्रोविज़न क्या क्या है आरबीआई के देखते हैं। आरबीआई ट्रांसफ़र कर रही है 73,000 करोड़, वो भी कॉन्टीजेंसी फंड में। तो दो तरीके का फंड होता है, एक तो होता है कंसोलिडेटेड फंड एंड सेकंड वन इज़ कॉन्टीजेंसी फंड। कंसोलिडेटेड फंड में बहुत सारा क्राइटेरिया है कि उसमें मनी जो है वो ऐड होते रहता है, वो आप लोग छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ बात करेंगे हम लोग कंटीजेंसी फंड। कंटीजेंसी का कहने का मीनिंग ही होता है इसका इमरजेंसी के टाइम में जब भी फ़ंड को यूज़ किया जाता है, या फिर उसके लिए जो फ़ंड यहाँ पे रिजर्व किया जाता है, वो हम लोग कंटीजेंसी फंड में करते हैं। लेकिन मेन रिस्क प्रोविज़न क्या है आरबीआई की तरफ से, तो कंटीजेंसी फंड के हिसाब से समझे तो एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोविज़न है। कहने का मतलब है कि कोई, आप देखते हो कि अभी जो पैंडेमिक चल रहा है, ये किसी ने सोचा था? नहीं सोचा था। ये एक तरीके का अनएक्सपेक्टेड अनफोर्सिन सिचुएशन यहाँ पे अराइज़ हो गया है, जिसके कारण आप देख रहे हो ना चाहते हुए भी गवर्नमेंट को दोबारा सारी चीज़ें को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। आई थिंक कि आप लोग के भी शहर में सारी तरीके की गाइडलाइंस आ गई होगी कि क्या करना है, नहीं करना है। तो उस चीज़ को प्लीज़ स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि कोरोना जैसे ही बढ़ते जा रहा है, हर लोग के लिए ये परेशानी ही लेकर आ रहा है। कोई अच्छी खबर तो है नहीं। 2020 तो कोरोना में चल गया, आई होप कि 2021 भी अब इसी के चपेट में ना चल जाए। तो इस तरीके के जो केसेस अराइज़ हो रही है, इट मे बी हैपन कि हमारा प्रीलिम्स जो है आप लोग का जो होने वाला है 27 जून को, वो भी एक्सटेंड हो सकता है। तो अगर आप लोग नहीं चाहते हो कि अगेन प्रीलिम्स एक्सटेंड हो और कूद के वो फिर से अक्टूबर में चला जाए, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग भी संयम बना के रखें, इस जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि जो अनफोर्सिन सिचुएशन अभी अकर हो जाता है इस तरीके से, तो सरकार की खर्चे बढ़ जाती है। तो खर्चे बढ़ जाती है तो यहाँ पर आप देखो कि एक रिस्क वाली सिचुएशन अराइज़ हो गई है। अब यहाँ पे क्या है कि वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ जो है वो डिप्रिशिएट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो गिरते जा रहा है। रिस्क निकल कर आ रहा है, जो एक्सचेंज रेट पॉलिसी ऑपरेशन है, सिस्टमेटिक रिस्क है, कोई भी तरीके का रिस्क जो कि आपका स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है और जो आरबीआई के तहत आता है, यानी कि हर एक तरीके का आप रिस्क देखो। ऐसा रिस्क है कि जो जितने भी बैंक लोन दिए हैं, अब आप देखो कि अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो हमारे यहाँ बढ़ रही है, साथ ही साथ जो है बहुत सारे लोगों की जॉब चल गई है। माइग्रेंट लेबर की स्थिति आप देख सकते हो कि इस तरीके से है। तो बहुत सारे जगहों पे घाटा हुआ है, सारे इंडस्ट्रीज़ बंद हो गए और जितने भी वर्कर्स हैं वो घाटे में जा रहे हैं, उनको पैसे नहीं मिल रहे, भूखमरी हमारे यहाँ बढ़ चुकी है। तो इस तरीके का सिचुएशन अराइज़ हो गया है कि जो लोग लोन लिए होंगे, अब ऐसा है कि 50% से ज़्यादा लोग जो है उस कंडीशन में है ही नहीं कि वो लोन को रीपेमेंट करें। तो बैंकों की स्थिति ख़राब है, बैंकों के पास पैसा वापस नहीं आ रहा। तो जो रिस्क बढ़ते जा रहा है, इस तरीके के अनफोर्सिन सिचुएशन में रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसी को टैकल करने के लिए यहाँ पे बातें बताई जा रही है। करेंसी और गोल्ड, अगर हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट देखें, एक तरीके का अकाउंट होता है जिसमें करेंसी और गोल्ड रिवोल्यूशन है, यानी कि यहाँ पे मेंटेन किया जाता है कि जितने भी करेंसी रिस्क है उसको टेक केयर किया जाए। इंटरेस्ट रेट जो रिस्क है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जब आप देखो कि लोगों की डिमांड कम होने लगती है तो इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाता है, जैसे कि लोग जो है ना वो लोन ले। और गोल्ड प्राइस की मूवमेंट, अभी भी आप देखो कि गोल्ड प्राइस की जो दाम है वो थोड़ी सी घट गई है, लेकिन पैंडेमिक के बाद कितना ज़्यादा बढ़ चुका था। साथ ही इन्वेस्टमेंट रिवोल्यूशन अकाउंट भी होता है फॉरेन सिक्योरिटीज़ का, तो इसको कहते हैं कि अनरियलाइज्ड गेन या फिर लॉस, यानी कि आप कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किए होंगे, वैसा या तो गेन हो गया या तो लॉस हो गया फॉरेन डेटेड सिक्योरिटीज़ को लेकर। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट रिवोल्यूशन अकाउंट रुपीज़ सिक्योरिटीज़ भी है, यहाँ पे भी अनरियलाइज्ड गेन और लॉस है, वो भी रुपीज़ सिक्योरिटीज़ को लेकर। तो ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिस्क से इवेल्यूट किया गया। इम्प्लीकेशन अगर हम लोग गवर्नमेंट का देखें कि इसमें गवर्नमेंट का क्या इम्पैक्ट है, तो गवर्नमेंट का आप देखो कि ये जो ट्रांसफ़र है, इससे आरबीआई के जो सरप्लस है ना
सॉरी आरबीआई का जो सरप्लस है वो यहाँ पे कम हो रहा है, यानी कि 67.5% फॉल इन आरबीआई सरप्लस, वो भी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। देखिए सरप्लस क्या होता है, आरबीआई का अपना एक टारगेट होता है ना कि एक फिनेंशियल ईयर में जो है कितना आरबीआई के पास पैसे आने चाहिए, लेकिन अगर उससे ज़्यादा अगर आरबीआई के पास पैसे आ जाते हैं तो उसको कहते हैं सरप्लस, ठीक है। तो उसको आरबीआई अपने पास नहीं रख सकती, ये हमारे कंट्री का प्रोविज़न है कि आरबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट को वो भेजना है। तो इस बार क्या हो गया कि इस तरीके का जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इससे 67.5% जो है आरबीआई के सरप्लस में कमी देखने को मिली है। आरबीआई एक्ट के एक सेक्शन है 47, जिसमें ये समझिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये कहा गया है कि जो आरबीआई का सरप्लस है या फिर आरबीआई का प्रॉफिट है ना, वो यहाँ पे सरकार को ट्रांसफ़र करना ही होगा। ये आरबीआई एक्ट के सेक्शन 47 से ये निकल कर आया है ये प्रोविज़न। इसलिए हमेशा आप देखते हो, नहीं तो क्या ज़रूरत था आरबीआई अपने पास रखती, जब जितनी बैंकों की जो हालत बुरी हो रही है उस तरीके से आरबीआई उसको फाइनेंस कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये कानून के हिसाब से चलते, इसलिए यहाँ पे आरबीआई को ट्रांसफ़र करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और साथ ही साथ आप देखो कि ये जो है ना, ये अर्ली अगस्त, हर एक साल अर्ली अगस्त में ये किया जाता है, जून जुलाई के बाद, ठीक है, जब आरबीआई की अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो जाती है। आरबीआई को यहाँ पे डिसाइड करना होता है कि कैसे वो जो कंटिजेंसी रिस्क बफर है उसको मेंटेन करके रखे, और ये मेंटेन करने का यहाँ पे जो परसेंटेज है वो 5.5% है, ठीक है। अगर ये देखिए कंटिजेंसी रिस्क बफर, तो ये आरबीआई के एक इकोनॉमिक कैपिटल का ही एक कंपोनेंट है, जिसमें ज़रूरत है कि मॉनेटरी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कवर करके रखे। जैसे कि इस तरीके का बफर में कुछ पैसे रखे, 500 करोड़ तक का रखे, इस तरीके का टारगेट होना चाहिए। तो इसको कौन मेंटेन करेगा, इसको आरबीआई मेंटेन करेगी कि अगर ये आपका पैसा निकलता भी है यहाँ से, तो वापस से यहाँ पे जो लिमिट है उसको यहाँ पे फुल करके रखे, ये आरबीआई के अंडर में आता है। अब कुछ रिलेटेड देख लेते हैं। रिसेंटली क्या हुआ कि आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया गया कि कुछ रूल्स को रिलैक्स किया जाएगा, जो भी यहाँ पे आपका कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड से विड्रॉ करने का है। ये देखिए एक और तरीके का फंड है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फंड से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो जितने तरीके की फ़ंड होती है ना उसको अच्छी तरीके से पढ़ जाइए, ठीक है। तो ये है कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। तो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड से यहाँ पे विड्रॉ करने के लिए जो भी यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है, तो कुछ रूल्स को यहाँ पे रिलैक्स किया गया है। करेंटली स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे स्पेशल ड्राइंग जो फैसिलिटी है उसको अवेल कर सकती है आरबीआई से, वो भी कोलैटरल ऑफ फंड के अगेंस्ट में। यानी कि ये जो आपका कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड है ये है क्या, पहले ये देख लीजिए। 1919 और 2000 में ये आरबीआई के द्वारा बनाया गया था मार्केट लोन्स को रिडीम करने के लिए। यानी कि आप देखो कि जो लोन की ज़रूरत है सरकार को, राज्यों की सरकार की, उसको पूरा करने के लिए इस तरीके का जो है फ़ंड क्रिएट किया गया था आरबीआई के द्वारा। ये जो फंड है ये मेंटेन किया जाता है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है उसके बाहर, और पब्लिक अकाउंट है उसके बाहर, और इसको किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करना है, इसको सिर्फ लोन के पर्पज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है। ये जो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड है ये सिर्फ राज्य सरकार को लोन देने के लिए ही यूज़ किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है हर साल ये इस फंड में जो है कुछ कंट्रीब्यूट करती है, तभी अगर उनको लोन की ज़रूरत होती है तो वो यहाँ से लोन ले भी सकते हैं। तो 1 से 3% जो है आउटस्टैंडिंग मार्केट लोन का जो है हर एक साल यहाँ पे कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड में जो है राज्य सरकार के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अब आते हैं नेक्स्ट कि क्या की स्टेप और डिसीजन जो है आरबीआई का लिया गया है। तो आरबीआई की डिसीजंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इकोनॉमी में, बेसिकली 2-4 क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जिनके द्वारा फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो आरबीआई की होती है। अब फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट यानी कि हमारे कंट्री में कैसे पैसे को स्टेबल किया जा रहा है। तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये दिखाती है कि हमारे यहाँ फिनेंशियल स्टेबिलिटी की रिस्क कितनी है। इट मीन्स कि हमारे यहाँ पैसे सही से स्टेबल हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, साथ ही फिनेंशियल सिस्टम का क्या हाल चाल है ये भी बताया जाता है। अब परफॉर्मेंस पैरामीटर देख सकते हैं और क्या क्या फाइंडिंग है वो भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पे CRAR के बेसिस पे देखा जाता है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। अब ये होता क्या है, ये कहा जाता है कि जैसे बैंक है, मान लीजिए कि बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी टोटल एसेट कितनी है और एसेट का यहाँ पे जो है इसको कंपेयर किया जाता है कितना रिस्क वेटेड है। मान लीजिए कि टोटल जो है बैंक ऑफ इंडिया का एसेट कितना है, तो 100 रुपीज़ है, और रिस्क वेटेड कितना है, तो रिस्क वेटेड यहाँ पे हो जाएगा 100 रुपीज़ का। देखिए कुछ परसेंटेज जो है 3% CRR मेंटेन करना होता है, कैश रिजर्व रेशियो, 19% SLR मेंटेन करना होता है जिसको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। तो इन सब के बावजूद भी जो है ना रिस्क एसेट कितना हो गया, तो 90 हो गया। मान लीजिए कि 10 रुपीज़ जो है यहाँ पे बैंक अपना रिज़र्व करके रखी है आरबीआई के साथ, ठीक है। 100 में से 10 रुपीज़ जो है वो चला गया, इस तरीके का कुछ परसेंटेज रख के। बाकी बैंकों के पास कितना बचा, 90 रुपया। अब 90 रुपया क्या है, ये रिस्क है। तो बैंक क्या करती है ना कि ये जो 90 रुपया उसके पास है वो बैंक अपने हिसाब से अपने पास नहीं रखती है, बैंक चाहती है कि इसको लोन के फॉर्म में निकाल दें।
क्योंकि लोन के फॉर्म में निकालने में बैंकों को ये फ़ायदा होता है कि मान लीजिए कि 20 रुपये अगर एक पर्सन को यहाँ पे लोन दिया गया है, तो ये जब रीपेमेंट करेंगे तो इसमें कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट के साथ करेंगे, तो ये बैंक को कितने रुपये में आएगा, तो बैंक को ये 30 रुपये में आएगा, यानी कि 10% का प्रॉफिट हो गया बैंक, और बैंक चलती है इसी प्रॉफिट से इसी इंटरेस्ट रेट पे। फाइन, तो ये चीज़ें होती है। तो यहाँ पे रिस्क वेटेड कितना है, तो रिस्क वेटेड 19 है, और टोटल एसेट कितना है बैंक का 100 है। तो इस चीज़ के ऊपर जो है यहाँ पे आपका ये एक पहला पैरामीटर है। और यहाँ पे बेसल 3 नॉर्म्स है, यानी कि एक स्विट्ज़रलैंड की एक सिटी है बेसल, जहाँ से ये नॉर्म्स निकल कर आती है, जिसके तहत ये सारा रूल्स रेगुलेशंस होता है कि हर एक कंट्री की कैपिटल जो सेंट्रल बैंक है वो कैसे काम करेगी। तो हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो अभी बेसल 3 नॉर्म्स हम लोग फॉलो करते हैं, जिसमें ये रखा गया है कि बैंकों की जो CRAR है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ये 8% होना चाहिए। यानी कि जितना टोटल एसेट है ना, उसका जो रिस्क वेटेड यहाँ पे होगा वो यहाँ पे 8% तक जाना चाहिए। यानी कि 80 रुपीज़ जो है वो यहाँ पे, अगर बैंकों का यहाँ पे 100 रुपया है तो 80 रुपीज़ जो है ना बैंक उसको रिस्क में डाल दे। अब ये रिस्क में भी जा सकता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई लोन लेके गया और ये 80 रुपीज़ वापस नहीं आया, तो क्या बन गया, ये बैंकों के लिए रिस्क बन गया। आगे चल के क्या बनेगा, NPA बन जाएगा, है कि नहीं। तो इसी को कहा गया, ये 8% तक यहाँ पे मेंटेन करने के लिए कहा गया है। सेकंड यहाँ पे है ग्रॉस NPA। ग्रॉस NPA ये आपका रेशियो रखा गया है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ये एक तरीके का लोन है, एडवांसेस है, जो कि आपका प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट पेमेंट में रह जाता है। अगर ये 90 दिन तक वापस बैंक को नहीं आया तो इसको समझ लिया जाता है कि ये NPA हो गया। साथ ही प्रोविज़न कवरेज रेशियो है, ये तीसरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो बैंकों को ज़रूरत है कि वो अपने प्रॉफिट का कुछ जो यहाँ पे पोर्शन है और प्रोविज़न है बैड लोन्स के अगेंस्ट में, वो यहाँ पे कवर करके रखें। इसको यहाँ पे प्रोविज़न कवरेज रेशियो कहते हैं। एक हाई अगर प्रोविज़न कवरेज रेशियो होगा तो इसका मतलब है कि एसेट क्वालिटी इश्यूज़ जो है ना वो यहाँ पे लिया जाएगा और बैंक इसको नहीं देखेगी। इट मीन्स कि यहाँ पे प्रोविज़न कवरेज रेशियो है कि कितना बैंक के पास प्रोविज़न है कि उसको कवर करके चल रही है बैंक लोन के अगेंस्ट में। तो ये 3 पैरामीटर है जो कि यहाँ पे देखा जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप समझिए कि प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो होता क्या है। एक्चुअली एक तरीके का रेशियो है, जैसे जितना ग्रॉस NPA बनते जाता है ना, तो एक तरीके का आप देखो कि फ़ंड को एक्सटेंड किया जाता है किसी बैंक का कि वो अलग से रखे उस तरीके के लोन को कवर करने के लिए, यानी कि ऐसा लोन जो कि लॉस हो चुका है। बैंकों को भी ये समझ में आता है कि कितने परसेंटेज ऑफ लोन उनको वापस आएगा और कौन से ऐसे लोन है जो कि वापस आने की चांसेस कम है, यानी कि उसमें रिस्क ज़्यादा है। तो जो लोन रिस्क ज़्यादा है, चांसेस आने की कम है और कौन वापस आएगा, उसको कैटेगराइज किया जाता है। और कुछ परसेंटेज ऑफ जो लोन वापस आने की उम्मीद कम होती है ना, तो उसके लिए एक अलग से प्रोविज़न कवरेज अब रेशियो लाया गया कि कुछ परसेंटेज ऑफ मनी, यानी कि बैंकों का कुछ पैसा ऐसे रखना है कि अगर उस तरीके का लोन आपका घाटा हो गया, नहीं वापस आया, तो उसको कवर करने के लिए भी बैंकों के पास पैसा होना चाहिए। तो इस तरीके की प्रोविज़न को लाया गया है, जिसको कि कहा जा रहा है प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। आज के डेट में आप देखोगे तो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट जो है वो NPA के लिए और 10% से 100% का है। जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ना, उसका 10% से 100% का आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। ओके, तो इस तरीके का आपको समझना है, यानी कि तीनों यहाँ पे परफॉर्मेंस पैरामीटर है। एक तो हो गया कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, सेकंड इज़ ग्रॉस NPA रेशियो एंड थर्ड इज़ प्रोविजन कवरेज रेशियो। इसके ऊपर इस बार 2020 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो देखिए, जो भी वर्ड होते हैं इकोनॉमी को सबसे पढ़ने का बेस्ट तरीका है कि आपको उस वर्ड के मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। जब मीनिंग क्लियर होता है तो इकोनॉमी बहुत ईजी हो जाता है। तो ये रिपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए आपको, जो RBI के द्वारा पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, RBI के द्वारा कंडक्ट किया गया है पहली बार ओपन मार्केट ऑपरेशन, वो भी स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में। तो एक एक करके सारी चीज़ें समझते हैं। ओपन मार्केट जो ऑपरेशन है OMO, इसमें क्या होता है, जिससे कि सेल और परचेज़ होती है। अब इंडिया में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 2 तरीके के यहाँ पे इशू करते हैं, एक तो ट्रेजरी बिल होता है, एक तो बॉन्ड होता है, और साथ ही साथ डेटेड सिक्योरिटीज़ भी होता है। वहीं स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करें तो ये सिर्फ बॉन्ड और जो डेटेड सिक्योरिटीज़ है ना, इसको इशू कर सकते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पे स्टेट डेवलपमेंट लोन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, ट्रेजरी बिल जो इशू करने का अधिकार है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या इशू करती है, बॉन्ड करती है और सिक्योरिटीज़ करती है इशू, ठीक है। तो ये हो गया क्या, स्टेट डेवलपमेंट लोन। क्लियर। स्टेट डेवलपमेंट लोन जो है ये आपका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही इशू किया जाता है, और इंटरेस्ट रेट यूजुअली आप देखोगे कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज़ होता है ना, GSEC होता है, उससे यहाँ पे ज़्यादा होता है। ये भी एक की पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं कि जो ये आपका SDL है ये सेफ़ है जैसा कि GSEC है, क्योंकि स्टेट जो है इसको सब सॉवरेन जैसा ही इसको कंसीडर करती है। साथ ही SDL आप देखो कि ये क्वालिफाई है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये SLR क्या होता है, ये SLR होता है जो कि हर एक कमर्शियल
शेड्यूल बैंक को आरबीआई के साथ 19% का टोटल एसेट की कुछ मनी या फिर मनी के फॉर्म में या फिर बॉन्ड के फॉर्म में या फिर आपका ज्वेलरी के फॉर्म में या फिर कैश गोल्ड के फॉर्म में इस तरीके से आरबीआई के साथ रिजर्व रखना पड़ता है। तो उसमें वो क्या रखते हैं, बैंक एचडीएल भी रख सकते हैं, इट मीन्स कि बॉन्ड के फॉर्म में भी रख सकते हैं, सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये एसएलआर भी है और साथ ही साथ ये एलिजिबल है कोलैटरल के लिए भी। जब बोरो करते हैं तो यहाँ पे कोलैटरल के फॉर्म में भी बैंक इसको रख सकती है। ओएमओ की बात करें, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये आरबीआई के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जिसमें कि जीसेक जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ है उसको सेल और परचेज किया जाता है। तो इतनी बातें याद रखना है, बिल्कुल फैक्चुअल है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं आरबीआई के द्वारा कुछ नॉर्म्स रिलैक्स किए गए हैं, वो भी यहाँ पे एटीएम के डिप्लॉयमेंट में, जो कि वाइट लेबल प्लेयर्स के द्वारा होता है। तो वाइट लेबल प्लेयर्स के द्वारा भी एटीएम बनाए जाते हैं जो कि आपके बैंकों से हटके होता है। तो वाइट लेबल प्लेयर्स जो यहाँ पे है, यानी कि वाइट लेबल एटीएम आपको देखने को मिलेगा, तो ये अब मैनेजेबल एनुअल टारगेट जो है will have manageable annual target rather than stiff run rates set under license term in 2012। तो यानी कि इनका जो एनुअल टारगेट है, मैनेजेबल जो एनुअल उनका 1 साल का जो टारगेट है, उसमें वो इस तरीके से काम करेंगे, ना कि स्टिफ रन रेट्स जो कि आपका हर एक एटीएम में देखने को मिलेगा। बहुत सारे स्कीम्स है जो कि यहाँ पे रेशियो जितना रिक्वायरमेंट है, जैसे कि नंबर ऑफ एटीएम कितना सेटअप किया जा रहा है टियर 3 से लेकर टियर 6 सेंटर में, और नंबर ऑफ एटीएम कितना इंस्टॉल है टियर 1 से लेकर टियर 2 सेंटर में। तो ये चीज़ों को देखा जाता है, यानी कि आप देखो कि यहाँ पे हर एक राज्य में, हर एक ज़िला में, हर एक आपको छोटे छोटे जगह पे भी एटीएम देखने को मिलता है। तो ये एक तरीके का सेट किया जाता है कि इस जगह पे कितने पॉपुलेशन है और कितना एरिया है, यानी कि एरिया कितना बड़ा है, एरिया कितना छोटा है, उस हिसाब से एटीएम को भी सेट किया जाता है। तो ये जो वाइट लेबल एटीएम है ना, ये आपका सेटअप किया जाता है, ओन किया जाता है और ऑपरेट किया जाता है किसी नॉन बैंक एंटिटीज़ से। तो बैंकों का ये नहीं होता है, बैंकों का तो अपना एक आपको देखने को मिलेगा कि आप अगर एसबीआई के एटीएम में जाओगे तो ऊपर एसबीआई लिखी रहती है, बैंक ऑफ इंडिया में जाओगे तो बैंक ऑफ इंडिया होता है, सेंट्रल बैंक में जाओगे तो सेंट्रल बैंक होता है। लेकिन ये वाइट लेबल एटीएम भी होता है जिसमें कि आपको ऊपर जो है ना वाइट कलर का लेबल देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी बैंकों का नाम नहीं होगा। तो इसको कोई नॉन बैंक एंटिटीज़ ही इसको ऑपरेट करते हैं और वही ओन करते हैं। जो भी एटीएम में कैश होता है ना, ये स्पॉन्सर बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इस तरीके के बैंक को इस तरीके के एटीएम को कोई ना कोई बैंक स्पॉन्सर करते हैं, तो वो यहाँ पे पैसा देते हैं। वहीं एटीएम मशीन देखें तो यहाँ पे कोई भी बैंक का ब्रांडिंग नहीं होता है। इससे क्या है ना कि जोग्राफिकल स्प्रेड हो रहा है, मतलब कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों इस तरीके का बिना बैंकों वाला भी यहाँ पे एटीएम लगाया जा रहा है। तो जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको पता है कि एटीएम कितना ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कैश को विड्रॉ करने के लिए हर कोई अब बैंक तो नहीं जा सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो एटीएम जहाँ पे भी आपको लोकल एरिया में मिलता है, जब भी आपको कैश की ज़रूरत होती है, आप इजीली उसको विड्रॉ कर सकते हो। तो इसलिए एटीएम की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बैंकों की भी अपनी कैपेसिटी होती है कि वो लिमिटेड नंबर ऑफ एटीएम्स जो है वो इंस्टॉल कर पाते हैं। तो ये बहुत बेटर है कि नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ भी हो, जैसे कोई कंपनीज़ हो, जैसे कोई इंडिविजुअल हो, अगर वो भी यहाँ पे एटीएम इंस्टॉल कर सकते हैं तो उनको भी यहाँ पे दिया गया कि आप भी एटीएम इंस्टॉल कीजिए। लेकिन हाँ, कोई बैंक इसको स्पॉन्सर ज़रूर करेगी, क्योंकि कैश देना है ना, कैश लेन देन का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी बैंक के ही ऊपर होगा। तो स्पॉन्सर बैंक होते हैं जो कि स्पॉन्सर करती है। साथ ही साथ जो कंपनीज़ है उनको यहाँ पे लाइसेंस भी लेना पड़ता है आरबीआई से। कोई कंपनी अगर इस तरीके का वाइट लेबल एटीएम इंस्टॉल कर रही है तो पहले उनको आरबीआई की अप्रूवल की भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि मैं आप या कोई कंपनी उठ के एटीएम इंस्टॉल कर दे, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड है, जो कि फर्स्ट कंपनी हमारे यहाँ, और आरबीआई के द्वारा इसको ऑथराइज़ किया गया है कि वो अपना वाइट लेबल एटीएम को ओपन कर सकते हैं हमारे देश में। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है जो कि सारे एटीएम को लिंक करती है। अब यही एक स्टेटमेंट से उठ के क्वेश्चन बन गया था यूपीएससी का कि हमारे इंडिया में जितनी भी एटीएम को लिंक किया जाता है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो ये एनपीसीआई है। तो इस तरीके से आप हर एक स्टेटमेंट को समझ समझ के पढ़ोगे और याद रखोगे तो आपका कोई भी इकॉनमी की क्वेश्चंस तो गलत नहीं होगी। ये डिफ़र है, जैसे कि ब्राउन लेबल एटीएम भी है। 2 तरीके का अलग आपको एटीएम देखने को मिलता है, एक वाइट लेबल, एक ब्राउन लेबल। ब्राउन लेबल में क्या होता है कि किसी बैंक के ही द्वारा इसको ब्रांड किया जाता है, ओन किया जाता है, बट ऑपरेट किया जाता है थर्ड पार्टी ऑपरेटर्स के द्वारा। इट मीन्स कि हर एक आपको बैंक का तो एटीएम देखने को मिलता है, लेकिन उसके अलावा भी आपको कुछ एटीएम ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें कि वाइट लेबल है। तो वाइट लेबल में क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ स्पॉन्सर बैंक होते हैं जो कि कैश लेन देन में उस एटीएम तक कैश पहुँचाते, वो रिस्पॉन्सिबल है। बाकी ओन और ऑपरेट जो है ना वो किसी और के द्वारा किया जाता है, जो कंपनीज़ हो, इंडिविजुअल हो वो। एक ब्राउन लेबल एटीएम होता है जिसमें कि आपका बैंक के ही द्वारा उसको ब्रांड किया जाता है, उसका आपको बैंक में ही उसका भी एटीएम के ऊपर आपको कोई बैंक का नाम देखने को मिलेगा, बट उसको ऑपरेट किया जाता है किसी थर्ड पार्टी के द्वारा। मान लीजिए कोई कंपनी उसको या कोई इंडिविजुअल उसको ऑपरेट कर रही है, तो इस तरीके का भी रखा गया है। तो मेक श्योर कि आपको डिफ्रेंशिएट समझ में आया होगा ब्राउन लेबल एटीएम और साथ ही साथ वाइट लेबल एटीएम। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे आरबीआई के द्वारा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये सेकंड इंडेक्स है जो कि हम लोग आरबीआई की रीड कर रहे हैं।
तो यहाँ पे देखिए कि क्या कहा जा रहा है, 5 ब्रॉड पैरामीटर्स कहा जा रहा है, जिसमें ये देखा जाता है कि कितना डिजिटल पेमेंट जो है वो उसका विस्तार हुआ है और कितना ज़्यादा जो लोग हैं उसको डिजिटल पेमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे कंट्री में। तो पेमेंट अनेबलर है, यानी कि देखा जाता है कि कितना पेमेंट यहाँ पे अनेबल हो रहा है ऑनलाइन, तो इसकी वेट 25% है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिमांड साइड फैक्टर, यानी कि हमारा डिमांड है कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो तभी हम लोग पेमेंट कर पाए, तो ये इसका 10% वेटेज है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड, यानी कि जो भी जैसे आप खरीदते हो अमेजन से कुछ भी सामान खरीदते हो तो आप लोग खरीदते हो, लेकिन आपको जो ला कर देते हैं तो वो सप्लाई साइड की तरफ से भी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डिमांड होती है उसकी वेटेज यहाँ पे 15% है। पेमेंट परफॉर्मेंस, यानी कि किस तरीके से आप पेमेंट करते हो, तो कहीं आपका अटक तो नहीं रहा है, पेंडिंग तो नहीं हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है, कितना फास्ट हो रहा है, तो इस तरीके के परफॉर्मेंस को देखने के लिए 45% तक का वेटेज रखा गया। कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, इट मीन्स कि कितने कंज्यूमर है जो कि इन्वॉल्व है डिजिटल पेमेंट में, तो इसको 5% रखा गया है। तो इस तरीके से आपका कैटेगराइज किया गया है और क्या क्या यहाँ पे 5 ब्रॉड पैरामीटर्स है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिजिटल पेमेंट का बहुत बड़ा आज की डेट में आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा इसकी यूज़ हो रही है और कोविड-19 में भी डिजिटल पेमेंट बहुत ज़्यादा ह्यूज बढ़ा है, तो इसलिए इसके बारे में इस तरीके की इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए प्रीलिम्स में। साथ ही आरबीआई का जो ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है ये आपका मार्च 2018 में ही बनाया गया था, ये बेस पीरियड है, इसी के बेसिस में देखा जाएगा कि 2021 में कितना इंक्रीज़ हुआ डिजिटल पेमेंट, 2020 में कितना इंक्रीज़ हुआ डिजिटल पेमेंट, और इसमें जो है एक एप्रिशिएबल ग्रोथ देखने को मिल रहा है, यानी कि आप हर साल देखोगे कि डिजिटल पेमेंट हमारे इंडिया में वो बढ़ता ही जा रहा है। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स देखें तो ये स्कोर देती है और आरबीआई की वेबसाइट में देखने को मिलेगा, तो इसकी तो ज़रूरत नहीं, बट हाँ ये बेसिक बातें याद रखनी है। नेक्स्ट आता है कि कॉन्सेप्ट और एंटिटीज़ जो भी न्यूज़ में रहा है। सबसे पहले माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो अभी मैं क्वेश्चन पूछी हूँ तो उससे भी आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ़ाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ये फाइनेंस है नाम में, यानी कि पैसे की जो सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे माइक्रो क्रेडिट हो गया या फिर थर्स्ट का कलेक्शन हो गया या फिर रेमिटांस ऑफ फंड है। रेमिटांस कहने का मतलब है कि जैसे हमारे इंडियंस है वो जब बाहर जाकर काम करते हैं तो वहाँ से जो पैसे अपने परिवार को इंडिया भेजते हैं तो उसको हम लोग रेमिटांस कहते हैं, ठीक है। और प्रोवाइडिंग पेंशन और इंश्योरेंस जो प्रोवाइड किया जा रहा है लो इनकम पॉपुलेशन को, तो ये सारे तरीके से जितना भी पैसे का यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है तो उस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कहते हैं। एक्चुअली ये एक तरीके का ग्रुप है जो कि NBFC जैसा इसको रजिस्टर किया जाता है, या फिर सोसाइटी जैसा भी, या फिर ट्रस्ट जैसा भी, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसा भी। फर्स्ट जो रजिस्टर MFI है हमारे इंडिया का वो सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन था, जो कि 1974 में अहमदाबाद में ये आपका जो है लाया गया था, तो इतनी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है वॉलेंट्री रिटेंशन रूट। वॉलेंट्री रिटेंशन रूट एक तरीके का इन्वेस्टमेंट विंडो है जो कि आरबीआई के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर्स में जो इन्वेस्ट करते हैं वैसे इन्वेस्टर्स को जो है यहाँ पे एक विंडो प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि काफ़ी ईजियर रूल्स होगा। जैसे आप लोग देखो कि हमारे यहाँ जो इन्वेस्टर्स आते हैं उनको एक लंबी लिस्ट फिलअप करनी होती है, जैसे कि बहुत सारी लिस्ट फिलअप करनी होती है, इसलिए हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स ना बहुत कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन वही आप सिंगापुर, इंडोनेशिया में देखोगे तो वहाँ पर एक सिंगल विंडो है जहाँ से इन्वेस्टर्स जो है ना ओनली 1 फॉर्म फिलअप करते हैं और वो किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में जहाँ पे भी इन्वेस्ट करना होता है उस कंट्री में आराम से करते हैं। इसलिए आप देखोगे कि उन सारे कंट्रीज़ में इन्वेस्टर्स की कमी नहीं होती है, बट हमारे यहाँ जो है ना उनको एकदम एक होता है ना कि पर्क्स देना होता है कि लीजिए ये सारी फ्री है, आप आओगे तो आपको ये सारे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, इतनी ज़्यादा फैसिलिटी दी जाएगी। हम लोग लालच देते तब हमारे यहाँ इस तरीके के इन्वेस्टर्स आते हैं, तो हम लोग को उनको आने के लिए जो है ना उनका रास्ता ईज़ करना होगा तभी वो हमारे यहाँ आ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ईजियर रूल्स रखा गया है जिसको कि यहाँ पे वॉलेंट्री रिटेंशन रूट कहा जा रहा है। ये इन्वेस्टमेंट विंडो है जो कि FPI के लिए है, तो ये ध्यान रखना है। लिक्विडिटी ट्रैप है, यानी कि हमारी जो तरलता है ना वो ट्रैप हो रही है। ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी इकोनॉमिक सिचुएशन है जिसमें कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत लो हो जाता है और सेविंग रेट जो है वो बहुत हाई हो जाता है, यानी कि आप जो सेविंग रख रहे हो उसके ऊपर जो रेट लग रहा है वो बहुत बड़ा हो गया और इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत घट गया। तो एक तरीके का कॉन्ट्राडिक्टरी ये इकोनॉमिक सिचुएशन होता है जिसे हम लोग लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। इससे क्या होता है ना कि इससे देखने को मिलेगा कि जहाँ भी एडिशनल मनी सप्लाई है जो भी हमारे इकोनॉमी में जनरेट हो रहा है तो वो चैनल किया जाता है कि सेविंग्स हो, ना कि इन्वेस्ट किया जाए। तो लिक्विडिटी ट्रैप होने से क्या होता है ना कि ये हमें समझ में आता है कि उस कंट्री के लोग जो है ना सेविंग करने पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ना कि किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने में ट्रस्ट करते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा इकॉनमी चलता है और इकॉनमी ग्रोथ जो होता है ना उसमें डिमांड है कि आप इन्वेस्ट करो, आप पैसे को सेव करके मत रखो, यानी कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी खरीदते रहो, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट जरूर करते रहो। उससे क्या होता है कि आपका भी ग्रो होगा, साथ ही हमारे कंट्री का भी ग्रो होगा। लेकिन जिस कंट्री में लोग इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं, चाहे वो
इन्वेस्ट करना बंद कर देते और सेविंग करने लगते पैसा, तो हमारे कंट्री के इकॉनमी में जो है ना वो कंट्रीब्यूट कैसे होगा और हमारी कंट्री की इकॉनमी ग्रोथ कैसे होगी। तो इसलिए कहते हैं ना कि जो तरलता है ना लोगों का वो ट्रैप हो गया है, वो एक जगह बंद गया है। तो बंद गया मतलब सेविंग करने लगे हैं लोग। तो इस तरीके से आप समझिए कि लिक्विडिटी ट्रैप यानी कि हम लोग सेविंग करने लगे हैं, हमारी तरलता बंद गई है। अगर तरलता नहीं बंदेगी तो हम लोग क्या करेंगे, पैसे आएंगे उसको उड़ाएंगे, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये बात है। नेक्स्ट आते हैं कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज़। तो ये कैसी कंपनी होती है, ये एक एनबीएफसी है जो कि बिज़नेस को कैरी करती है, जैसे शेयर्स और सिक्योरिटी की जो बिज़नेस होती है ना उसको ये कैरी करती है। आप देखोगे कि 90% जो नेट एसेट है उससे नॉट लेस देन इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर होता है, साथ ही प्रेफरेंस शेयर है, बॉन्ड है, डिबेंचर है। तो इन सारे तरीके की जो इन्वेस्टमेंट है ना वो 90% से कम का नहीं होता है इस कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ में। और रिसेंटली आरबीआई के द्वारा भी यहाँ पे एक रिवाइज्ड नॉर्म्स दे दिया गया है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ के लिए। तो इसके बारे में हम लोग ने मंथली मैगजीन में कभी डिस्कस किया था, मुझे एग्जैक्टली मंथ तो याद नहीं आ रहा, बट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस टॉपिक। बट यहाँ पे बस इतना ही याद रखिए कि एक तरीके की ऐसी एनबीएफसी है जो कि इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा ध्यान देती है, और वो भी कहाँ की, तो शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, इस तरीके की कंपनीज़ में। ओके, बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, यस। गवर्नमेंट के द्वारा ये प्लान किया गया है कि एक होल्डिंग कंपनी वो यहाँ पे सेटअप करेंगे जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए होगा। अब ये बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या है, तो 2014 में ही ऑलरेडी पीजे नाइक कमेटी के द्वारा कहा गया था कि हमारे यहाँ एक तरीके का यहाँ पे बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी होना चाहिए जो कि एक इंडिपेंडेंटली हमारे सारे बैंक को कंट्रोल करे बिना किसी सरकार के इंटरवेंशन से। यानी कि सरकार की यहाँ पे इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो कि सारे बैंकों को कंट्रोल करे। इससे क्या हो पाएगा, इससे जो सरकार की स्टेक है ना इन सारे बैंक में वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा, और अप टू आप देखो कि यहाँ पे 51% तक जो है सरकार का जो स्टेक है वो यहाँ पे है। तो धीरे धीरे ये आपका कम होते जाएगा, 51% तक आ जाएगा। तो इसलिए बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी भी बनाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट है कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंडेट किया गया है कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जिसमें कि इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए लाया गया। तो हमारे कंट्री में इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ों पे बहुत फोकस किया जा रहा है। तो ये एकदम चांसेस है कि इस बार प्रीलिम्स में इस तरीके की क्वेश्चंस, इस तरीके की टॉपिक निकल कर ज़रूर आ सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, वो भी फाइनेंशियल सेक्टर में, जिससे कि हमारा इंटरनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो। और इससे क्या होगा कि हमारी जो फिनटेक रिसर्च है, यानी कि रिसर्च कंपनी है जो कि हर एक तरीके से रिसर्च करती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो। और इसी के साथ हम लोग फाइनेंशियल सेक्टर इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैब करें, टेक्नोलॉजी हो, इंडस्ट्री हो, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो, जिससे कि हमारे पैसे में यानी कि फिनेंशियल सिस्टम में हमारी इनोवेशन आ सके। तो ये जो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है, इसमें आप देखोगे कि ये हमारा यहाँ पे एक काउंसिल होगा जो कि 9 मेंबर होंगे और इसमें एक चेयरमैन भी होंगे। साथ ही साथ लास्ट नवंबर में आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्ट्रक्चर, जो कि इसी तरीके का कुछ, उसका भी एम यही था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस चीज़ से रिलेटेड है आरबीआई की रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्ट्रक्चर, या फिर आपसे यही पूछा जाएगा कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्ट्रक्चर ये कौन लॉन्च किया है। तो ये आरबीआई लॉन्च की है, इसका रिलेशन किस चीज़ से है, तो हमारे यहाँ इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए। फाइन, तो इस तरीके से आपको इंटरलिंक करके पढ़ते रहना है। और बस आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। कल हम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हमारी टाइम भी हो चलिए। फिनेंशियल सिस्टम और फिनेंशियल मार्केट के बारे में फिर डिटेल समझेंगे। आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आती है, कहीं पे भी कन्फ्यूजन रह जाता है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं फिर से आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं कल इसी तरीके से। आज के लिए बस इतनी, थैंक यू।